नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि इजरायल रफा में हमले रोक देगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के एनएसए ने डंके की चोट पर कहा कि इजरायल अगले 7 महीने तक गाजा में भीषण हमले यूं ही करता रहेगा। आप इजरायल की खूनी जंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल ने मिस्र के बॉर्डर से सटे बफर जोन में हमला करके हमास के दर्जनों लड़ाके ढेर कर दिए। सात महीने और चलेगी जंग, मारे 15,000 हमास लड़ाके। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजरायल को ऐलान करना पड़ा है कि अभी गाजा युद्ध 7 महीने और चलेगा? क्या 240 दिन की जंग के बाद इजरायल हमास को हरा नहीं पाया है? क्या इजरायल के दावे झूठे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा के रफा, खान यूनुस में इजरायली सेना का कंट्रोल है? हकीकत में हमास आज भी रफा में इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। दावों के मुताबिक पिछले 72 घंटों में इजरायल के कम से कम 8 सैनिक मारे गए हैं। शायद यही वजह है कि अब इजरायल को कहना पड़ा है कि लगभग 8 महीने से चल रहा गाजा युद्ध अगले 7 महीने और चल सकता है। यानी साल 2024 के अंत तक गाजा में इसी तरह से इजरायली सेना भीषण हमले करती रहेगी। जरा देखिए इजरायल के एनएसए ने क्या कहा है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हेनेगबी ने कहा कि हमारे युद्ध मंत्रिमंडल ने 2024 को लड़ाई का वर्ष घोषित किया है। इजरायल के एनएसए हेनेगबी ने कहा कि मई 2024 का 5वां महीना है। इसका अर्थ है कि हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए हमें 7 और महीने युद्ध करना पड़ सकता है। इजरायल के एनएसए का साफ कहना है कि हमास को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जाए, चाहे साल 2024 के अंत तक युद्ध क्यों न करना पड़े। חשוב לי מאוד שאתם תבינו שאתם נלחמים במלחמה הכי צודקת שמדינת ישראל ניהלה אי פעם. מי שעכשיו מנסה לתקוף אותנו דרך כל מיני בתי דין בינלאומיים זה רוצחים שהרגו ילדים ואנסו נשים וחטפו זקנים שחלק מהם ניצולי שואה ומחזיקים אותם בעזה. לכן אנחנו עם התופעת רשע הזאת אנחנו נלחמים עד שאנחנו מחסלים אותה. हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाए बैठे इजरायल ने गाजा पट्टी, रफा, खान यूनुस पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। इजरायल के खूनी हमले से हमास बुरी तरह से बौखला गया है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इजरायल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए हैं। रफा में ही लगभग 25 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 200 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकाबा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में हमास की 20 सुरंगों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हुए हैं। What difference actually does it make in killing innocent people, whether it is 1 gram or it is 500 ton? What? Killing is killing.
इधर इजरायल ने गाजा जंग पर कई बड़े दावे किए हैं। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सैनिकों ने 30,000 हमास लड़ाकों में से 15,000 लड़ाकों को मार डाला है और मिस्र से सटे बॉर्डर पर हमास को कैसे चारों तरफ से घेरा है। पहले देखिए हमास के लड़ाकों को इजरायल ने किस तरह से मारा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने सबसे पहले उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ में सीधा हमला किया। इजरायल ने हमास के खिलाफ मरकाबा टैंक नाहल ब्रिगेड को जमकर इस्तेमाल किया है। उस वक्त महज 7 दिन में हमास के 2000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद उत्तरी गाजा से लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा की तरफ भागना पड़ा था, जिनकी आड़ में हमास लड़ाके भी दक्षिणी गाजा में पहुंच गए थे और कई सरकारी इमारतों और अस्पतालों में अड्डे बना लिए थे। लेकिन इजरायली सेना ने खान यूनुस जबालिया कैंप पर इतने भीषण हमले किए कि हमास को रफा की तरफ भागना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 महीने की जंग में इजरायली सेना ने 15,000 हमास लड़ाके मार डाले हैं, जबकि कुछ हमास लड़ाकों की तादाद 30,000 बताई जा रही है। यानी अभी भी इजरायल की आईडीएफ 15,000 हमास लड़ाकों को और मारेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमास को मारने के चक्कर में फिलिस्तीनी बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। गाजा की खूनी जंग से दुनिया की नींद हराम हो गई है। अब तक गाजा युद्ध में 36,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा से 21 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं। 10 मई 2024 के बाद से रफा में इजरायल के भयंकर हमलों की वजह से 8 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर रफा में क्या हो रहा है? दुनिया क्यों कह रही है रफा में सबकी निगाह है? الوضع في رفح صعب جدا. اليهود اجتاحوا معظم رفح وصلوا منطقة تل السلطان. طبعا القذائف والمدفعية مش مستثنية أي حدا. الأطفال والصغار دائما هم في خطر كبير، لكن بحمد الله تمكنا أن نطلع من رفح تحت القصف. الوضع في خان يونس صعب جدا، الزحمة كبيرة جدا. تعداد خان يونس بالإضافة إلى رفح والشمال وصل إلى 1,700,000 واحد. فيش مكان ننزح له. 7 महीने और चलेगी जंग, मारे 15,000 हमास लड़ाके। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू हैं। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इजरायल का कंट्रोल हो, ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसीलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। 7 महीने और जंग करने पर आमादा इजरायल ने हमास के खिलाफ एक और बड़ी बढ़त हासिल करने का दावा किया है। जरा इस एनिमेशन के जरिए देखिए कि मिस्र और गाजा पट्टी की सीमा पर बने फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बफर जोन पर इजरायल ने क्या दावा किया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच सीमा पर एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आईडीएफ की इस कार्रवाई से हमास में खलबली मच गई है। कई हमास लड़ाके और उनके अड्डों को तबाह कर दिया गया है। मिस्र से सटे फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा करने के बाद से रफा में हमास का बच निकलना मुश्किल हो गया है। इजरायली सेना अब रफा के अंदर तक टैंक लेकर घुस चुकी है। साथ ही रफा के भीतर छापेमारी और जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें, ये हैरान करने वाली इजरायली कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें रफा पर हमले तत्काल रोकने के आदेश दिए गए थे। בימים האחרונים כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית בציר פילדלפי, בגבול שבין מצרים לרפיח. ציר פילדלפי שימש כצינור החמצן של חמאס. דרכו חמאס עסק בהברחות אמל"ח לשטח הרצועה באופן קבוע. ההישג הזה הוא תוצאה של מהלך מבצעי בהובלת אוגדה 162 שנלחמת במרחב רפיח בשבועות האחרונים. इधर हारते हांफते हमास ने इजरायली सैनिकों को भीषण टक्कर देने का दावा किया है। हमास की सशस्त्र शाखा एज़-ए-दीन अल-क़सम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजरायल के अश्कलोन बंदरगाह की ओर रॉकेटों की बौछार की और उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इजरायल के सबसे घातक मरकाबा टैंक को तबाह कर रहा है। उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका है। हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा चुका है।
कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 7 महीने से ज्यादा की जंग में इजराइल ने जरूरत से ज्यादा बम गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास अभी भी इजराइल पर आसानी से हमले कर रहा है। हमास रफा और उत्तरी गाजा से इजरायली ठिकानों पर हमले हर दिन कर रहा है। अब हम आपको इजराइल की बमबारी का एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। हमास के दावे के मुताबिक इजराइल की तरफ able to access our warehouse in Rafah for more than a week. We have very little food and fuel coming through the border crossings in the south, and we are always trying hard but failing currently to bring in consistent volumes of food. अब देखना होगा कि अगले 7 महीने तक क्या हमास इजरायली हमलों के सामने टिक पाता है या फिर इजरायल को गाजा जंग साल 2025 में भी लड़नी पड़ेगी। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने ऐलान किया है कि युद्ध में यूक्रेन रूस को हरा सकता है, मात दे सकता है। अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से जंग को कुछ और दिन जारी रखता है तो जेलेंस्की की जीत पक्की हो जाएगी। वहीं नेटो के इस ऐलान के साथ यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में भीषण हमला किया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के सैन्य अड्डे पर किया। वॉर जोन में जारी बारूदी टकराव को देखते हुए पुतिन ने अपने पूर्व बॉडीगार्ड को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। पुतिन के बॉडीगार्ड रहे एलेक्सी ड्यूमिन के नाम से यूक्रेन में तहलका मच गया। रूस यूक्रेन युद्ध का फाइनल राउंड शुरू। रूस की चेतावनी, खूनी जंग से बचकर रहे अमेरिका। ज़ेलेंस्की से आखिरी बदला, क्राइमिया जैसा हमला। पुतिन का बॉडीगार्ड कराएगा वर्ल्ड वॉर। रूस का बारूदी प्रहार जारी है। मिसाइल धमाके से दहल रहे खार्किव में भीषण संग्राम छिड़ा है। पुतिन के ऑर्डर पर खार्किव को धुआं कर रेड आर्मी जल्द से जल्द फ्रंट पर जीत का ऐलान करने के मौके तलाश रही है। रूस के बॉर्डर से महज 24 किलोमीटर दूर खार्किव का कोई कोना नहीं बचा जहां बारूदी तपिश महसूस ना हो रही है। रूस की सेना इस फ्रंट पर पूरा जोर लगा रही है। ड्रोन से आसमानी अटैक हो रहा है। जंगी जेट से बारूदी गोले बरसाए जा रहे हैं। टैंक और मिसाइल की बौछार भी जारी है। रूस की मिलिट्री जमीनी ऑपरेशन को ज्यादा जोरदार बना रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से थर्रा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के गढ़ में घुसकर हमले की डिमांड भी कर डाली है। मगर आर पार के इस युद्ध में यूक्रेन का बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने वॉर जोन का सुप्रीम कमांडर बदलने का ऐलान कर दिया है। Только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками. Пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности.
पुतिन अब इस युद्ध की कमान अपने सबसे भरोसेमंद सोल्जर के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ये कोई और नहीं, वही कमांडर है जिसने यूक्रेन से क्राइमिया को छीनकर पुतिन की झोली में डाल दिया था। पुतिन ने अपने उसी बॉडीगार्ड को रूस का एडवाइजरी स्टेट काउंसिल का सचिव बना दिया है। पूरे यूक्रेन में ये एलेक्सी ड्यूमिन के नाम से कुख्यात है। प्रेसिडेंट पुतिन अपने पूर्व बॉडीगार्ड एलेक्सी ड्यूमिन को सलाहकार राज्य परिषद का सचिव नियुक्त किया है। ड्यूमिन को स्टेट काउंसिल में नियुक्त करने से जुड़ा आदेश बुधवार को क्रेमलिन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। पुतिन ने एलेक्सी ड्यूमिन को रक्षा उद्योग की देखरेख का जिम्मा भी सौंपा है, जिससे एलेक्सी मॉस्को के टावर को कंट्रोल कर पाएंगे। एलेक्सी ड्यूमिन को 71 साल के इगोर लेविटिन की जगह जिम्मेदारी सौंपकर पुतिन ने कई संकेत दिए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में पुतिन राज कायम रखने के साथ एलेक्सी को सबसे बड़ा टास्क यूक्रेन युद्ध का सौंपा गया है। यह टास्क है यूक्रेन को क्राइमिया की तर्ज पर जल्द से जल्द जीतना है। एलेक्सी के वॉर फ्रंट पर एक्शन में आने से अब युद्ध का माहौल और भीषण होने जा रहा है, क्योंकि एलेक्सी ही क्राइमिया वॉर के मास्टरमाइंड रह चुके हैं। एलेक्सी की उस वॉर कुंडली को देखने से पहले ये भी जान लीजिए कि पुतिन अपने बॉडीगार्ड को उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं, क्योंकि पुतिन एलेक्सी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर पर एलेक्सी ने कई बड़े कारनामे पहले अंजाम दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में बारूदी तहलका मचने की पूरी गारंटी एलेक्सी को दी गई है, क्योंकि 6 लाख से बड़ी रूसी फौज अब तक यूक्रेन को झुका नहीं पाई है। यूक्रेन में रूस के करीब 6,17,000 सैनिक लड़ाई में शामिल हैं। इस युद्ध में करीब 3 लाख लोगों को सेना की सेवा में बुलाया गया। युद्ध काल में 4,86,000 रूस के जवान पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर बने हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 3,15,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। यूक्रेन से युद्ध में अब तक रूस को सिर्फ घाटा हुआ है। जान का, माल का भारी नुकसान झेल रहे पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में हैं। वजह अमेरिका और नाटो फोर्स का बढ़ता प्रेशर है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से बार बार पुतिन को वार्निंग जारी की जा रही है। हाल ही में युद्ध को भड़काने के लिए पोलैंड को निशाना बनाया गया है। रूस ने साफ साफ चेतावनी देते हुए यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर में भड़काने के आरोप पोलैंड पर लगाए हैं। पोलैंड ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस के भीतर घुसकर हमले की इजाजत का समर्थन किया है। अगर यूक्रेन की तरफ से रूस में एक भी धमाका हुआ तो पुतिन के परमाणु हमले शुरू होने तय हैं। Посредством радиоэлектронной борьбы и разведки в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения в 14 раз. По автомобилям в 7 раз. Посредством индивидуальной бронезащиты в 6 раз. По авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам в 4 раза. По бронетанковому вооружению почти в 3,5 раза. न्यूक्लियर अटैक की नौबत ना आए, इसके लिए ही पुतिन ने अपने सबसे बड़े फाइटर को यूक्रेन का टॉप कमांडर बना दिया है। एलेक्सी ड्यूमिन पर पुतिन इतना यकीन क्यों करते हैं, उसे भी जानिए। एलेक्सी ड्यूमिन साल 1995 में रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े। उसके बाद साल 2007 में एलेक्सी को प्रधानमंत्री विक्टर जुबको का सिक्योरिटी चीफ बनाया गया। साल 2012 एलेक्सी ड्यूमिन को प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी के डिप्टी हेड बनाए गए। साल 2014 में एलेक्सी को रूसी विशेष अभियान बलों GRU के प्रमुख बने। इसी पद पर रहते हुए एलेक्सी ने क्राइमिया पर रूस को जीत दिलाई।